34 साल का रमेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। मंथली सैलरी, EMI, वीकेंड पर बेटे के साथ पार्क जाना, जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी। एक दिन अचानक पुलिस उसके घर आई। ना कोई लड़ाई हुई, ना कोई वार्निंग मिली, ना कोई समन्स। रमेश बार बार कहता रहा कि उसने कोई क्राइम कमिट नहीं किया है, लेकिन उसकी बीवी ने IPC 498A और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत कंप्लेंट फाइल कर दी थी। बिना पूरी इन्वेस्टिगेशन के रमेश को अरेस्ट कर लिया गया। उसके माँ बाप उसके भाई को भी पुलिस स्टेशन ले गए। 3 साल बाद कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा, प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर पाई। 3 साल में रमेश की जॉब चली गई, रेपुटेशन खत्म हो गई, पेरेंट्स हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे और बेटा माँ के पास रह गया। कोर्ट ने फाइल बंद कर दी। रमेश तो एक काल्पनिक नाम है, लेकिन ये कहानी काल्पनिक नहीं। ये कहानी उन कई असली केसेस पे आधारित है जो इंडियन कोर्ट्स और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में डॉक्यूमेंटेड है। ऐसी कहानियों पर कोई हैशटैग ट्रेंड नहीं करता। विमेंस के साथ होने वाले इनजस्टिस पर बात करना यकीनन जरूरी है, लेकिन मेल्स के इस तरह के साइलेंट कोलैप्स को इग्नोर करना एक और इनजस्टिस होगा। और अगर आप में से किसी को लगता है कि रमेश की कहानी तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो चलिए अब हम किसी कहानी पर नहीं, एक असली जिंदगी पर बात करते हैं। विष्णु तिवारी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला 23 साल का लड़का। साल 2000 में सामने वाले गांव की एक महिला ने उस पर रेप का आरोप किया। साथ ही प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट भी लगा और फिर कोर्ट ट्रायल ने उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी। उसकी अपील हाईकोर्ट में सालों तक नहीं सुनी गई। घर वालों ने लीगल फीस के लिए जमीन तक बेच दी। इस बीच 2013 में उसके पिता का देहांत हो गया। माँ और दोनों भाई भी चल बसे। फाइनली 2021 में केस को सुना गया और हाईकोर्ट ने देखा कोई स्ट्रॉन्ग मेडिकल एविडेंस नहीं था, इंजरी के क्लियर साइंस नहीं थे, प्रोसिक्यूशन के स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्राडिक्शन थे। एक और फैक्ट सामने आता है कि दोनों परिवारों की जमीन को लेकर लड़ाई चल रही थी। 28 जनवरी 2021 में इलाहाबाद कोर्ट ने कहा विष्णु तिवारी वॉज रॉन्गली कन्विक्टेड। पूरे 20 साल बाद 43 इयर्स की एज में विष्णु जेल से बाहर आया। अब विष्णु के पास ना जॉब थी, ना स्किल्स, ना फैमिली। सिर्फ एक सवाल था, आधी जिंदगी चली गई और अब बाकी आधी कैसे शुरू करूं? पर विष्णु जैसे हर कहानी को 20 साल का इंतजार नहीं मिलता। कुछ लोग वर्डिक्ट से पहले ही अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। आपको अतुल सुभाष का रिसेंट केस तो याद ही होगा। सुसाइड का ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है, ये एक पैटर्न का हिस्सा है। NCRB के मुताबिक 2023 में इंडिया में लगभग 1,71,000 लोगों ने सुसाइड की। इनमें से लगभग 73% मेल सुसाइड्स थे, यानी हर 4 डेथ्स में से लगभग 3 मेल्स थे। और ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है। WHO के मुताबिक ग्लोबली मेल्स का सुसाइड रेट फीमेल से एवरेज 2 से 3 गुना ज्यादा है। वैसे ये डाटा ये नहीं कह रहा कि मर्दों की जिंदगी ज्यादा मुश्किल होती है या विमेंस को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। इनफैक्ट रिसर्च ये दिखाती है कि महिलाओं में सुसाइडल थॉट्स और अटेम्प्ट्स मेंस से ज्यादा रिपोर्ट होते हैं, लेकिन मर्दों के मुकाबले महिलाएं अपनी वल्नरेबिलिटी छुपाती नहीं, वो अपनी बातें शेयर करती है। इन शॉर्ट सपोर्ट सिस्टम तक पहुंच पाती है। एज कम्पेयर टू दिस, जब अपनी जिंदगी खत्म करने का थॉट मेल्स के दिमाग में आता है तो वो किसी को बताते नहीं, बस कर गुजर जाते हैं, क्योंकि वो हेल्प मांगने से हिचकिचाते हैं, अपनी वल्नरेबिलिटी छुपा लेते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं कर पाते। ऐसा मर्द अपनी ईगो की वजह से नहीं करते, ना ही ये उनकी बायोलॉजी का नेचुरल पार्ट है। ये बिहेवियर उन्हें पेट्रियार्की से विरासत में मिलता है। वही पेट्रियार्की जिसने सालों तक महिलाओं को ऑप्रेस किया, उसी सिस्टम ने मर्दों से उनके इमोशंस छीन लिए। इस सिस्टम के विक्टिम्स दोनों ही जेंडर रहे हैं। पेट्रियार्की में मर्दों को अक्सर सिखाया जाता है, स्ट्रॉन्ग बनो, रोना मत, तुम पर जिम्मेदारी होगी, अगर पैसे नहीं कमा सकते तो तुम किसी काम के नहीं हो। इससे लड़के धीरे धीरे ये सीख लेते हैं कि इमोशंस दिखाना सेफ नहीं है और प्रॉब्लम शेयर करना यानी वीकनेस। इसलिए सिचुएशन चाहे कितनी भी खराब हो, वो इमोशंस को स्टोर करना चूज करते हैं। मेल्स में लोनलीनेस, इमोशनल सप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन, गुस्सा, अल्कोहल, स्मोकिंग जैसे अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म नजर आते हैं। वैसे पेट्रियार्की ने सिर्फ मर्दों से उनकी वल्नरेबिलिटी नहीं छीनी, उसने उनसे उनका फादरहुड भी छीन लिया। स्टडीज दिखाती है कि 60% ऑफ अर्बन फादर्स जिनकी एज 35 से कम है, वो सिर्फ प्रोवाइडर का रोल नहीं निभाना चाहते, वो अपने बच्चों के साथ भी टाइम बिताना चाहते हैं। सोच तो जरूर बदल रही है, लेकिन ग्राउंड में रियलिटी अभी भी काफी अलग है। एक कपल है जिसमें दोनों ही जॉब करते हैं और अगर उनका बच्चा पैदा होता है तो माँ को मैटरनिटी लीव मिलती है, बच्चे से बॉन्ड करने का टाइम मिलता है, क्योंकि बच्चे को माँ की जरूरत है, इसलिए ये जस्टिफाइड भी है। लेकिन फादर्स के लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि उन्हें कहा जाता है कि उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कमाना, घर की और उस बच्चे की सारी जरूरतें पूरी करना। पेट्रियार्की सालों से मानती आई है कि मर्द रिस्पॉन्सिबल, स्ट्रॉन्ग, प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर है और विमेंस को वीक, इमोशनल, होम मेकर और अच्छे केयर गिवर होने का टैग दिया। इस सब से एक नए कंसेप्ट का जन्म हुआ, जेंडर बायस।
आपने विमेंस के खिलाफ तो जेंडर बायसेस काफी बार सुने होंगे, जैसे किचन और बच्चे संभालो। तो आज हम इससे हटके उन बायसेस के बारे में बात करते हैं जो मर्दों के खिलाफ साइलेंटली अज्यूम कर लिए जाते हैं। पहला बायस, मेन इज ए प्रोवाइडर बाय डिफॉल्ट। मतलब जब डिवोर्स होता है तो मेंटेनेंस और एलिमनी के केसेस में कोर्ट्स का फोकस होता है फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द वुमेन, जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जस्टिफाइड है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये इम्बैलेंस ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लिया जाता है, बिना ये देखे कि क्या हस्बैंड भी फाइनेंशियली स्टेबल है, क्या वाइफ सेल्फ सफिशिएंट हो चुकी है, क्या सिचुएशन टाइम के साथ चेंज हो गई है। दूसरा बायस कहता है मदर इज अ बेटर पेरेंट। इंडियन लॉज का सिंपली इतना कहना है कि चाइल्ड का वेलफेयर सबसे इम्पोर्टेंट है, चूज अ बेटर पेरेंट फॉर अ चाइल्ड कस्टडी। लेकिन प्रैक्टिस में कस्टडी केसेस में एक साइलेंट बिलीफ काम करता है, मदर इज अ बेटर पेरेंट फॉर चाइल्ड कस्टडी, और सोसाइटी मानती है कि बाप सिर्फ फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करेगा। कुछ केसेस में फादर्स को भी कस्टडी मिलती है, लेकिन फादर को अपनी कैपेबिलिटी प्रूफ करनी पड़ती है, जबकि मदर्स को अक्सर ये डिफॉल्ट बेनिफिट मिल जाता है। ये लीगल नहीं, सोशल बायस है। थर्ड बायस इज डोमेस्टिक वायलेंस लॉज। यहाँ इशू ये नहीं कि लॉज वुमेन सेंट्रिक है, इशू ये है कि कई केसेस में अरेस्ट पहले होता है और इन्वेस्टिगेशन बाद में, लेकिन सोशल डैमेज वो तुरंत हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि इन लॉज का मिसयूज होता है, जो जेन्युइन विक्टिम और इनोसेंट एक्यूज्ड दोनों को नुकसान पहुंचाता है। और यहीं पर एक सवाल जरूर आता है, अगर ये बायस इतना विजिबली दिख रहा है तो क्या इसका मतलब हमारा लीगल सिस्टम गलत है? इसको समझने के लिए हमें एक स्टेप पीछे जाकर देखना पड़ेगा कि विमेंस को इतने स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। इंडिया का लीगल सिस्टम मर्दों को पनिश करने के लिए नहीं बना। ये सिस्टम बना था एक ऐसे समाज को बैलेंस करने के लिए जो सदियों तक औरतों के साथ अनफेयर रहा। एक वक्त था जब वुमेन्स के पास अपनी कोई इनकम नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें कमाना अलाउ नहीं था। घर से बाहर जाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती थी। डोमेस्टिक अब्यूज के लिए कोई लीगल रेमेडी नहीं थी। डाउरी से रिलेटेड वायलेंस और डेथ्स रोज की खबर थी। इसलिए लॉ मेकर्स ने स्ट्रॉन्ग और जेंडर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन बनाए। ये डिसीजन उस वक्त के हिसाब से बिल्कुल सही था, लेकिन जब सोसाइटी बदलती है, रोल्स इवॉल्व होते हैं, पावर डायनामिक्स कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो लॉस को भी ज्यादा सेंसिटिव और बैलेंस होना पड़ता है। यहाँ से एक क्रूशियल गैप सामने आता है। मेंस इसलिए सफर नहीं करते क्योंकि विमेंस को राइट्स मिले। मेंस इसलिए सफर करते हैं क्योंकि जब उनके साथ कुछ गलत होता है तो सिस्टम के पास उनके लिए पैरेलल प्रोटेक्शन होता ही नहीं। ये डिबेट मेन वर्सेस विमेन की नहीं है। ये बात एक ऐसे सिस्टम की है जहाँ जेंडर के बेसिस पे विक्टिम को देखा जाता है और एक्यूज्ड को पहले से ही क्रिमिनल मान लिया जाता है। यहाँ लॉस का काम प्रोटेक्ट करना है, वेपन बनना नहीं, क्योंकि कल हम में से भी कोई कोर्ट रूम में बैठा हो सकता है। इस होप के साथ कि सिस्टम हमें पहले इंसान की नजर से देखे, ना कि जेंडर की।